अच्छा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ASP.NET वेब एपीआई। ठीक है, तो ये एक लेक्चर सीरीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि सर इस टॉपिक के ऊपर बनाएं। ठीक है, क्योंकि एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब टिपिकल तो नहीं है लेकिन इंटरनेट के ऊपर इसको इस तरह से इतनी टिपिकली इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। ठीक है, हालांकि ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट जो है ये बिल्कुल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ASP.NET वेब एपीआई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ASP.NET के हवाले से और कोई भी अगर आप वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जिस तरह PHP हो गई और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो उनमें वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मतलब अगर आपको वेब डेवलपमेंट की साइड में जॉब्स चाहिए तो वहाँ पे ये वेब एपीआई के क्वेश्चंस लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। देखो, सबसे पहले बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज वेब एपीआई, लेट्स सी व्हाट इज एन एपीआई। ठीक है, मतलब वेब एपीआई को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एपीआई किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब एपीआई की फुल फॉर्म सबको पता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, लेकिन ये होता क्या है। ठीक है, देखो, एज पर विकीपीडिया डेफिनेशन ऑफ एपीआई, अगर मैं विकीपीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एपीआई की आपको डेफिनेशन समझाऊं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग API is a set of subroutine definitions, protocols and tools for building software and applications। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया API की डेफिनेशन क्या है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग API को क्या कहा जाता है, इज अ सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशंस। सब रूटीन डेफिनेशंस का मतलब इसको आप फंक्शंस भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो बने बनाए पहले से रखे हुए हैं एक API के अंदर। ठीक है, मतलब आपके पास सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशंस है, मतलब सेट ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, जो कि एक API के अंदर आपके पास रखे गए हैं और उसको हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। फिर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, और फिर एंड टूल्स, मतलब कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। इसका मतलब एपीआई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर आपके पास कुछ फंक्शंस बने बनाए मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ कोड बना बनाया मौजूद होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम अपना सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप करने में यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक एपीआई बनी हुई है, अब उस एपीआई को मैं किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकता हूं। और देखो, एक बात याद रखना, एपीआई हो या वेब एपीआई हो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रीयूजेबल। ठीक है, इसका मतलब कि एपीआई आप बनाते ही इसीलिए हो, वेब एपीआई आप बनाते ही इसीलिए हो कि आपको वो एपीआई या वो वेब एपीआई मल्टीपल टाइम्स रीयूज करना है आपकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या एक वेब डेवलपर हो, ठीक है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हो, लेकिन आपको पता है कि भाई एक चीज ऐसी है, ठीक है, एक कोड ऐसा है जो कि मैं रीयूज करता हूं अपनी सारी एप्लीकेशंस के अंदर, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक एपीआई की शक्ल में बना के अपने पास रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप उस एपीआई को बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तभी मैंने इसको कहा था कि एपीआई हो या वेब एपीआई हो, इट्स ऑल अबाउट रीयूजेबल। ठीक है, अब देखो, एपीआई जरूरी नहीं है कि आप वेब के अंदर ही बनाओ। ठीक है, मतलब वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करके भी बनाओ। ठीक है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके, मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको एपीआई बनाने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिस तरह ASP.NET वेब एपीआई, ASP.NET हमें वेब एपीआई, मतलब ऐसी एपीआई जो वेब बेस्ड होती हैं, ठीक है, उनको बनाने की फंक्शनैलिटी हमें वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एपीआई सेम उसी तरह डेस्कटॉप के लिए भी हम बना सकते हैं, वेब के लिए भी बना सकते हैं, और बहुत सारी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं जिनको यूज करके हम अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेब एपीआई है, इसका मतलब ये जो हम एपीआई बनाएंगे वो वेब बेस्ड होगी। ठीक है, अच्छा, तो वेब एपीआई को समझने से पहले ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट था एपीआई का।
अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, ठीक है, कुछ एपीआई की एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली एग्जांपल वेदर स्निपेट्स, ठीक है भाई, देखो आपको ये एक विंडो नजर आ रही होगी, ठीक है, ये बेसिकली एक एपीआई है, ठीक है, मतलब एक वेदर स्निपेट है, मतलब ये जो स्निपेट है, ये जो टुकड़ा है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको आपके सिटी, आपके कंट्री के अकॉर्डिंग आपको क्या बताता है, वेदर की अपडेट्स देता है, ठीक है, आने वाले कितने दिनों में क्या वेदर होगा, ये सारी चीजें एक एपीआई के अंदर गैदर की गई हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इस एपीआई को, ये जो आपको वेदर स्निपेट नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक एपीआई है, और आपने अक्सर इसी एपीआई को आपने अपनी वेबसाइट्स में भी देखा होगा, ब्राउजर्स में भी देखा होगा, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी देखा होगा, टैबलेट एप्लीकेशंस के अंदर भी देखा होगा, और बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर, क्लाइंट डिवाइसेस के अंदर आपने इस एपीआई का यूज देखा होगा। मतलब एपीआई एक ही है, लेकिन मैं इसको मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गई आपके पास एपीआई की। फिर दूसरी एग्जांपल, लॉग इन यूजिंग एक्स वाई जेड। भाई देखो, आप कहीं से भी रजिस्टर होना चाह रहे हो, आप वेबसाइट पे रजिस्टर होना चाह रहे हो, आप प्ले स्टोर की किसी ऐप पे रजिस्टर होना चाह रहे हो, आप कहीं से भी रजिस्टर होना चाह रहे हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट हो, प्ले स्टोर की कोई एप्लीकेशन हो, कहीं भी हो, आपने ये वाली स्क्रीन लाजमी देखी होगी बहुत जगहों पे। जिस तरह आप कहीं भी रजिस्टर करते हो, तो नीचे फॉर्म के जो नीचे होता है, मतलब एक तो होता है कि आप फॉर्म रजिस्टर करो, उसी के नीचे ये ऑप्शन होता है, मतलब ये एपीआई होती है कि भाई आपको ट्विटर से लॉगिन करना है, फेसबुक से लॉगिन करना है, या लिंक्डइन से लॉगिन करना है। इसका मतलब ये एपीआई बनी बनाई मौजूद है, जिसका काम क्या है कि वो ट्विटर से आपको लॉगिन करवा के देगा, मतलब साइन अप करवा के दे देगा, और फिर फेसबुक के जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं उससे वो आपको लॉगिन करवा देगा, या फिर वो लिंक्डइन, मतलब जो चीजें आपने ट्विटर, फेसबुक या लिंक्डइन पे साइन अप करते हुए प्रोवाइड की थी, वो आप इस वेबसाइट के थ्रू, इस एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक एपीआई है जिसको आप कहीं भी, किसी भी वेबसाइट्स के अंदर जहां जहां आप रजिस्ट्रेशन का काम करवा रहे हो, लॉगिन का काम करवा रहे हो, वहां आप इस एपीआई को यूज कर सकते हो। मतलब वही बात, एपीआई इज ऑल अबाउट रीयूजेबल। ये आपने कंपोनेंट बना ली, अब आप इसको वेबसाइट के अंदर अटैच करो, अब आप इसको किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर अटैच करो, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अटैच करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है पे विद पेपैल, ठीक है। पेपैल हम सबको पता है क्या है, एक पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब देखो, ऑनलाइन शॉपिंग जरूरी नहीं हम वेबसाइट से करें, हम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, हम अपने टैबलेट से भी कर सकते हैं, और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो पेपैल पेमेंट मेथड है वो तो सेम रहेगा ना, इसीलिए उसकी एक एपीआई बना दी जाती है, और उसको हम डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज करें, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज करें, जहां चाहे हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सही है, मतलब बार बार रीयूज कर सकते हैं इसी पेमेंट मेथड को। तो ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस है, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए बना के रख लेते हैं, और उसको अपनी डिफरेंट क्लाइंट के अंदर, डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखो, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेब एपीआई की, ठीक है। वेब एपीआई मतलब ऐसी एपीआई जो वेब बेस्ड है, मतलब वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो एपीआई बनाई जाती है उसको हम कहते हैं वेब एपीआई, ठीक है। तो अब वेब एपीआई बेसिकली है क्या? वेब एपीआई आप समझ लो कोई सर्विस है, ठीक है, मतलब कोई सर्विस है जो कि हम अपनी डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज करना चाह रहे हैं। अब वो क्लाइंट कौन कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरी एक वेब एपीआई है या एक सर्विस, अब वो कोई भी सर्विस हो सकती है, ठीक है। किसी स्कूल के लिए कोई सर्विस हो सकती है, ठीक है, जो डेटाबेस से कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है, या आपके पास कोई गवर्नमेंट की कोई सर्विस हो सकती है, या वेब डेवलपर की कोई सर्विस हो सकती है, ठीक है। तो वेब एपीआई आप इसलिए बनाते हो कि जब आपको कोई ऐसी सर्विस बनानी हो जो मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर आपके पास रन हो सके, एक्सेस हो सके। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेब एपीआई बनाई जिसका डेटा मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी एक्सेस हो पा रहा है। अब देखो, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम एंड्रॉइड यूज करें,
आईफोन यूज करें, iOS यूज करें, तो इसका मतलब कि उसके लिए कोडिंग वगैरह सारी बिल्कुल सेपरेट होती है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन मैं उसी वेब एपीआई को, उसी सर्विस को डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। मैं उन्हीं एप्लीकेशंस को ब्राउजर में भी यूज कर सकता हूँ, वेब एपीआई को ब्राउजर में भी यूज कर सकता हूँ। फिर मैं वेब एपीआई को आईओटीज में भी यूज कर सकता हूँ। अब आईओटीज क्या है भाई? देखो, आजकल के ज़माने में आपके पास ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं, ऐसे होम अप्लाइंसेस आ रहे हैं जिसके अंदर आपको एक यूज़र इंटरफेस मिलता है। जिस तरह आपके पास कुछ रेफ्रिजरेटर्स ऐसे आ गए हैं, कुछ एयर कंडीशन ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब जो कि डेटा इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट पे डेटा अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस आपके पास कहलाती हैं आईओटी डिवाइसेस, ठीक है। इसका मतलब आपने एक वेब एपीआई बनाया, ठीक है, वेब एपीआई आपने बनाया। अब आप उस वेब एपीआई को मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, ब्राउजर, आईओटीज एंड एक्सेट्रा। मतलब आपके पास एक बड़ी तादाद है क्लाइंट्स की जहां पे आप अपनी वेब एपीआई को रीयूज कर सकते हो, ठीक है। और ये वेब एपीआई डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये जो वेब एपीआई है, ये बहुत सारी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है जो हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप में, ब्राउजर में या आईओटीज में, ठीक है। सपोज करो कि जो वेब एपीआई है, ठीक है, इसके अंदर हम इमेजेस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, कोई डेटा जो इसके अंदर मौजूद है जो मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ वो हो सकता है, या फिर इस वेब एपीआई के अंदर एंटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। एंटिटीज मतलब स्टूडेंट एंटिटी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, XYZ, बहुत सारी एंटिटीज हैं, ठीक है। और इन एंटिटीज को बनाने के लिए जाहिर बात है हमें डेटाबेस भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो मतलब जो हम वेब एपीआई बनाएंगे, जो हम वेब सर्विस बनाएंगे, ठीक है, वो वेब सर्विस जो हम मल्टीपल क्लाइंट्स को सेंड करना चाह रहे हैं या उन क्लाइंट्स का डेटा इस वेब एपीआई के थ्रू डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वेब एपीआई का, ठीक है। सही है। देखो पहले क्या होता था, वेब एपीआई से पहले क्या होता था कि अगर मुझे कोई डेटाबेस या कोई भी डेटा सोर्स बनानी है तो वो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अलग बनानी है, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए अलग बनानी है, ब्राउजर के लिए, आईओटीज के लिए अलग बनानी है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, इस केस में क्या होता था कि हमारा काम बढ़ जाता था। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, वेब एपीआई के केस में मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, वो सारा डेटा वेब एपीआई के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है। मतलब एक ही वेब एपीआई है और वो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करके सबको डेटा प्रोवाइड कर रही है, मोबाइल एप्लीकेशंस को भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी, ब्राउजर को भी, आईओटीज को भी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर हमें कोई डेटा सोर्स बनानी है, कोई एंटिटीज वगैरह बनानी है, तो वो हम मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल सेपरेटली बनाते थे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सेपरेटली बनाते थे, ठीक है। मतलब काम बहुत ज्यादा लेंदी होता था। लेकिन जब से वेब एपीआई आई, ठीक है, तो इसने जो आपके वेब डेवलपर्स हैं और जितने भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनके लिए काम आसान कर दिया, ठीक है। मतलब देखो अक्सर स्टूडेंट ये डाउट में आ जाते हैं कि भाई ये जो मैंने वेब एपीआई बनाई है इसको मैं सिर्फ वेब टेक्नोलॉजीज में ही यूज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने वेब एपीआई बनाई है आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हो, ब्राउजर जहां चाहो आप उस वेब एपीआई को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है। अच्छा, फिर वेब एपीआई से जितना डेटा एक्सेस किया जाता है और जितना डेटा वेब एपीआई को सेंड किया जाता है, ये किस फॉर्मेट में होता है? फॉर एग्जांपल वेब एपीआई का डेटा अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, ब्राउजर में या जहां भी, तो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है एक्सएमएल फॉर्मेट और एक होता है आपके पास जेसन फॉर्मेट, ठीक है। मतलब जो भी मोबाइल एप्लीकेशन अगर वेब एपीआई का डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगी तो वो या तो एक्सएमएल में होगा या जेसन में होगा। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन कुछ डेटा वेब एपीआई के अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, अपलोड करवाना चाह रहे हैं, तो वो जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा आपकी वेब एपीआई के अंदर वो भी एक्सएमएल या जेसन फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, आपका क्लाइंट हो गया, और वेब एपीआई क्या है, वेब एपीआई समझ लो आपका एक तरह से सर्वर हो गया, ठीक है। तो वो डेटा एक्सेस जब करेंगे तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होंगे या जेसन फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। अच्छा,
तो ये तो हमने देख लिया कि भाई जो डेटा एक्सचेंज होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, एक्सएमएल में होगा या जेसन में होगा। लेकिन ये जो डेटा एक्सचेंज होगा वो होगा कैसे, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट देखो, वो होगा आपके पास HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। मतलब देखो, जब भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात होती है तो वहां पे HTTP प्रोटोकॉल आ जाता है, ठीक है, सही है। मतलब जो हमारे डेटा एक्सचेंजिंग को सिक्योर बनाता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्सचेंजिंग है, ठीक है, ये HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू पॉसिबल होती है, ठीक है। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी डेटा चाहे मोबाइल एप्लीकेशन से वेब एपीआई में ट्रांसफर करना है, चाहे डेस्कटॉप से वेब एपीआई पे ट्रांसफर करना है, चाहे ब्राउजर से वेब एपीआई पे ट्रांसफर करना है, तो वो डेटा XML या जेसन की फॉर्म में होगा। लेकिन इस डेटा को एक्सेस कैसे किया जाएगा, ठीक है, एक कोई लेयर होगी ना बीच में, कोई प्रोटोकॉल होगा, वो कहलाता है आपके पास HTTP प्रोटोकॉल। क्योंकि देखो हमें पता है HTTP प्रोटोकॉल के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गेट होता है, ठीक है, पोस्ट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे अपनी वेब एपीआई से डेटा एक्सेस करना है मोबाइल एप्लीकेशन में, तो मैं HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए या तो गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा या मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा अपनी वेब एपीआई को, और डेटा मैं रिट्रीव कर लूंगा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। मतलब गेट हमें पता है हम क्यों यूज करते हैं कि वेब एपीआई से अगर डेटा हमें गेट करना है, और वेब एपीआई इंटरैक्ट किसके साथ कर रहा है, एक सिंगल डेटाबेस के साथ कर रहा है, और वो डेटा ले रहा है और मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्रोवाइड कर रहा है। वही डेटा डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी जा रहा है, वही डेटा ब्राउजर और IoT डिवाइस के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब यूज करते हैं, कौन सा, गेट वाला, ठीक है। मतलब इनको मेथड्स भी कहा जाता है और इनको HTTP वर्ब्स भी कहा जाता है, किसको, गेट हो या पोस्ट हो। तो गेट रिक्वेस्ट चाहिए तो मतलब डेटा मुझे एक्सेस करना है मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर, और अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर से डेटा कोई स्टोर करना है वेब एपीआई के अंदर या डेटाबेस के अंदर, तो मैं यूज करता हूँ पोस्ट, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ और वर्ब्स हैं, अगर मुझे अपडेट करना है, ठीक है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर वेब एपीआई के अंदर कुछ डेटा अपडेट करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको डेटा अपडेट करना है, तो यूज करते हैं पुट का वर्ब, ठीक है। फिर सेम इसी तरह अगर हमारी वेब एपीआई के अंदर जितना भी डेटा है, जितना भी डेटाबेस है, उसके अंदर से डेटा डिलीट करना है, तो हम यूज करते हैं डिलीट का मेथड, डिलीट का वर्ब, ठीक है। तो ये सारी जो आपके पास वर्ब्स हैं ये पॉसिबल कैसे होती हैं, HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि जितना भी डेटा आप वेब एपीआई को सेंड करोगे या एक्सेस करोगे तो वो XML या जेसन के फॉर्मेट में होगा, और जब भी आप डेटा एक्सेस करोगे तो आप बताओगे कि भाई आप गेट रिक्वेस्ट को यूज कर रहे हो, गेट मेथड को यूज कर रहे हो, गेट वर्ब को यूज कर रहे हो, या फिर पोस्ट को यूज कर रहे हो, या पुट को यूज कर रहे हो, या डिलीट को यूज कर रहे हो, ठीक है, सही है। और एक बात याद रखना कि जब भी आप डेटा अपनी वेब एपीआई के थ्रू एक्सेस करते हो या वेब एपीआई में डेटा सेंड करते हो, तो वो सारा काम आपके URI के थ्रू होता है। URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। मतलब आप कोई URI भेजते हो गेट रिक्वेस्ट के साथ, तो वो पहले आपकी URI को चेक करेगा, ठीक है, और फिर गेट रिक्वेस्ट को चेक करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो डेटा आपको एक्सेस करवा देगा मोबाइल एप्लीकेशन में, या चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में करवा सकते हो, जहां चाहे आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये जो आपके पास ये जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मतलब जिनको मैं वर्ब्स कह रहा हूँ, जिनको मैं मेथड्स कह रहा हूँ, इसको हम कहते हैं वर्ब्स, ठीक है। क्या कहते हैं, HTTP वर्ब्स, जो कि इनका एक कॉमन नाम होता है इस ASP.NET वेब एपीआई के अंदर, ठीक है। तो ये कहलाती हैं आपके पास वर्ब्स। अच्छा, फिर देखो वेब एपीआई के साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट, ठीक है। मतलब देखो रेस्ट को समझे बगैर आप कभी भी ASP.NET के अंदर वेब एपीआई नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये रेस्ट क्या है, अब देखो ये रेस्ट आपके पास एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, या आप इसको आर्किटेक्चरल पैटर्न भी कह सकते हो। इसका मतलब रेस्ट एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो ये बताता है कि किस तरह से आप अपनी वेब एपीआई को इंप्लीमेंट करोगे, बनाओगे, ठीक है। मतलब रेस्ट के अंदर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ आपके पास पैटर्न है, कुछ स्टाइल है जिसको फॉलो करके आप वेब एपीआई को
इंप्लीमेंट करते हो, वेब एपीआई बनाते हो, ठीक है, तभी वेब एपीआईज को हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। वेब एपीआई को आप वेब सर्विस भी कह सकते हो, ठीक है, जो आप डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर यूज करना चाह रहे हो। और अगर आपकी वेब एपीआई रेस्ट के सारे कंस्ट्रेंट्स को, रेस्ट के सारे रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, तो आप उसे रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी कहते हो, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि वेब एपीआई को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो रेस्ट क्या होता है, इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, इसका आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है, ये आपको समझना लाजमी है, तभी आप वेब एपीआई को इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो देखो इस डायग्राम को अगर आप समझ लेते हो, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हो, इसको आप बार बार रिवाइंड करके सुनो, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपका वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं, प्रैक्टिकल किस तरह से करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये तो मैंने आपको वेब एपीआई का सारा सिनेरियो समझा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ जो कि वेब एपीआई की एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखो मैं एक वेब एपीआई की बहुत ही आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है, और ये एक ऐसी एग्जांपल है जो आप बिल्कुल आजकल के जमाने के अंदर देख रहे हो, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, देखो हमारे पास एक वेब एपीआई है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस आपको पता है, ठीक है, न्यूज के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर आप देख रहे हो कि वहां पे आपको ये बताया जाता है कि कोरोना के ओवरऑल केसेस कितने हैं, ठीक है, मतलब कोरोना के आपके पास डेथ्स कितनी हो चुकी हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, फिर रिकवर कितने हो चुके हैं, ठीक है, और फिर न्यू केसेस कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी वेबसाइट्स के अंदर भी देख रहे हो, अपने मोबाइल फोन्स के अंदर भी देख रहे हो, ब्राउजर्स के अंदर भी देख रहे हो, और बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर आप कोरोना वायरस की ये इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो। तो ये कोरोना वायरस की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये आपको मिल कैसे रही है, देखो आपके पास एक वेब एपीआई बनाई गई होगी, ठीक है, और उस वेब एपीआई के अंदर जितने भी ओवरऑल केसेस हैं, ठीक है, उनको स्टोर किया जा रहा है, मतलब वेब एपीआई का कोई डेटाबेस भी होगा जहां पे डेली बेसिस पे कितने केसेस हो रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर किए जा रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, रिकवर कितने हो चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन, और न्यू केसेस आपके पास कितने हो चुके हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर जगह, क्योंकि कोरोना वायरस इस वक्त हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, तो आपके पास हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब वेब एपीआई बना दी गई है, ठीक है। तो अब इस वेब एपीआई को कहाँ का एक्सेस किया जा रहा है, इनको मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, इनको आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर भी एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, और सेम इन्हीं को, इसी वेब एपीआई को ब्राउजर्स के अंदर भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब देखो एक ही वेब एपीआई है और उसको डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब देखो ये जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए, ब्राउजर्स हो गए, ये सिर्फ इस वेब एपीआई से डेटा एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वेब एपीआई के अंदर कोई डेटा स्टोर भी करवा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह सपोज करो कि भाई आपके पास कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल के पास है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल इस वेब एपीआई के अंदर, मतलब अगर उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ डेथ्स हो जाती हैं तो वो इस वेब एपीआई के अंदर डेटा अपलोड कर देते हैं कि भाई इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, फिर अगर उनके पास कोई न्यू केसेस आते हैं तो वो भी डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कितने रिकवर हुए हैं वो भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब देखो सिर्फ वेब एपीआई से डेटा एक्सेस करने की बात नहीं है, ठीक है, आप वेब एपीआई के अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हो डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर। तो ये फायदा है किसका, वेब एपीआई का। तो देखो ये एग्जांपल इतनी आसान एग्जांपल है जिससे आपको वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल से इसको समझाता हूँ।